राइट। देखो आज हम लोग एकेडमिक बातें थोड़ी सी कम करेंगे, प्रिपरेशन रिलेटेड जो बातें हैं उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। चूंकि कंटेंट सबके पास है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिसके पास नॉलेज का सोर्स अवेलेबल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप, हम या कोई और उस नॉलेज को कैसे कल्टीवेट कर पाता है, ठीक है। मेंस की जो क्लास होती है वो कभी भी, मेंस समझते हो ना, मेंस प्रीलिम्स के बाद क्या आता है, मेंस का एग्जाम आता है। तो प्री का जो स्टेज है और जो मेंस का स्टेज है, एक बार आपको इन दोनों स्टेजेस के नेचर को समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एनालाइज कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ कैसे क्वालिफाई करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहली बात यह है कि प्रीलिम्स में आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। क्या आते हैं? एमसीक्यूज आते हैं। ये एमसीक्यूज आपके नॉलेज के बेसिस पे होते हैं। किसके बेसिस पे होते हैं बेटा? नॉलेज के बेसिस पे होते हैं। मतलब यह है कि अगर आपने अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स एंड इफ, अगर आप लोगों में से कोई असम पार्ट यानी एपीएससी का प्रिपेयर कर रहा है तो असम वाला पोर्शन, अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ा है एंड आपको चीजें याद हैं, आपने रिवाइज किया है, तो यू कैन टिक, गोला कर दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा, बस, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स किसके स्पेसिफिक है? प्रीलिम्स इज नॉलेज स्पेसिफिक, आपको आने चाहिए। वहां पे और भी बहुत सारे आता है, जैसे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिली मिस्टेक्स वगैरह को कम करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। बट एज ऑफ नाउ आप बस इतना मान के चलो कि प्रीलिम्स में सब कुछ किसके स्पेसिफिक हो जाता है? किसके स्पेसिफिक हो जाता है? नॉलेज स्पेसिफिक। यू हैव टू रीड, यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू सॉल्व एमसीक्यूज वगैरह, और कुछ नहीं है। बट बेटा जैसे ही आप मेन स्टेज पे आते हो, कौन से स्टेज पे आते हो? मेन स्टेज पे, यहां पे चीजें अलग हो जाती हैं थोड़ी सी। यहां पे चीजें क्या होती हैं? थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। कैसे अलग होती हैं? यहां पे अब आपका नॉलेज का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है एंड फोकस शिफ्ट कर जाता है प्रेजेंटेशन के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस शिफ्ट कर जाता है। मीनिंग ये है कि आप देखोगे कि ये एक इंडिविजुअल ए है और हमारे पास एक इंडिविजुअल बी है। ए का नॉलेज बी से 2x है। 2x समझ में आ रहा है? मतलब ए को अगर 2 आता है, बी को अगर 2 आता है तो ए को कितना आता है? 4 आता है। बी को अगर 8 आता है तो ए को कितना आता है? 16 आता है। ये नॉलेज का डिफरेंस है। बट फिर भी बेटा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि बी एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा और ए एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेगा। रीजन क्या है? कि ए की नॉलेज थी बट जो कंपोनेंट चाहिए था मेंस क्लियर करने के लिए, वो कंपोनेंट कौन सा है? प्रेजेंटेशन, वो उसके पास नहीं है। राइट? राइट ना? बी के पास नॉलेज ठीक ठाक थी, थोड़ा बहुत एक्वायर कर लिया, थोड़ा मेहनत कर लिया, काम किस पे किया? प्रेजेंटेशन पे, तो ये सेलेक्ट हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आया? बात समझ में आया? ये अपने को समझना होगा कि मेंस में केवल और केवल नॉलेज 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 करने से काम नहीं चलेगा। व्हाट यू हैव टू ऐड? यू हैव टू ऐड कौन सा डायमेंशन? प्रेजेंटेशन का। नॉलेज पढ़ने से आती है, ये फैक्ट है, बट प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस से आता है। प्रेजेंटेशन कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। मतलब यू विल हैव टू राइट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन। राइट? क्वेश्चंस लिखो, उसके आंसर्स, सबसे पहले क्वेश्चंस थे, आपने उसके आंसर्स लिखे, फिर आपने इन आंसर को इवेलुएट किया, फिर आपने यहां पे इंटरनलाइज किया चीजों को। क्या किया? इंटरनलाइज किया। बात समझ में आया? इंटरनलाइज का मतलब क्या होता है कि इस आंसर को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, किस पॉइंट को थोड़ा ऊपर लिखेंगे, किस पॉइंट को नीचे लिखेंगे, कौन सा एग्जांपल देना चाहिए था, आंसर लिखने का टोन क्या होना चाहिए था। ये सारी चीजें कहां से आती है? क्वेश्चन लिखा, आंसर लिखा, एग्जामिनर ने इवैल्यूएट किया, फिर आपने क्या किया? उसको इंटरनलाइज किया, उस पर टाइम आपने इन्वेस्ट किया, तब जाके बेटा आपका ये जो प्रेजेंटेशन वाला कंपोनेंट है ये इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है? तो आज की क्लास हमारी पूरी की पूरी यही होगी कि हमें अपने प्रेजेंटेशन पे कैसे काम करना है। अब प्रॉब्लम ध्यान से समझना,
देखो एक बात मैं तुम लोगों को बता दूं बहुत ऑनेस्टली, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, लिटरली नहीं होता है, किसी का नहीं हुआ है, एम आई राइट? आपको उसके साथ और भी जो 2-3 चीजें हैं वो करनी पड़ेंगे। अब पहली बात इसमें यह है कि हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आप बड़े ध्यान से देखो, वी हैव सोसाइटी, वी हैव जियोग्राफी, वी हैव हिस्ट्री, एम आई राइट? यस और नो? पक्का? इन जीएस पेपर 2 वी हैव पॉलिटी, देन वी हैव social justice, polity we have social justice, then we have governance, then we have international relation, am I right? We have polity, we have social justice, we have governance, we have international relation. Are you getting my point? समझ में आ रहा है? Then in GS paper 3 we have economy, environment, science, disaster management, internal security, am I right? Then we have ethics paper, and last we have Assam वाला paper. This paper is only for APSC, UPSC का इससे कोई रिलेवेंस नहीं। तो ये जो 4 पेपर 5 पेपर आपको जीएस के दिख रहे हैं, एंड आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने दिख रहे हैं? 3, 4, 5, 6, 7, then we have 8, 9, 10, 11, 12, 13, and बेटा we have 14 पेपर है हमारे पास, 14 मेजर पेपर है। आप तोड़ना चाहोगे तो हिस्ट्री के 4 डिवीजन हो जाएंगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, राइट? वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी आ जाएगा। ज्योग्राफी के 2 पार्ट हो जाएंगे, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, या ह्यूमन ज्योग्राफी या फिजिकल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी वगैरह, इसके डिवीजन हो जाएंगे। 14 मेजर सब्जेक्ट है हमारे पास, प्लस हमारा एक कौन सा है बेटा? ए से है। कौन है हमारे पास? ए से है। तो ये जो 15 सब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन 15 सब्जेक्ट में जो प्रेजेंटेशन होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा, बिकॉज बेसिक जो बातें हमें समझ में आती हैं वो ये है कि सर जो हिस्ट्री है, सर जो ज्योग्राफी है, सर जो सोसाइटी है, ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट नहीं है। तो इनके लिखने का, समझने का, वोकैब का जो कीवर्ड्स हैं वो सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेम कंटेंट, सेम क्वेश्चन शैल हैव डिफरेंट आंसर इन द डिफरेंट सब्जेक्ट। जैसे जब हम सोसाइटी पढ़ेंगे तो हमारा पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा? सोसाइटी के ओरिएंटेड रहेगा। बट जब हम पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो हमारा ओरिएंटेशन कैसा रहेगा? पॉलिटिकल रहेगा। जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हमारा ओरिएंटेशन कैसा रहेगा? इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड रहेगा। बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? जीएसटी अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आया बेटा, तो जीएसटी एक टैक्स है। अगर इकोनॉमी में पूछा गया आंसर डिफरेंट होगा, पॉलिटी में पूछा गया आंसर डिफरेंट होगा। पॉलिटी में टैक्स कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, पार्लियामेंट का रोल, अमेंडमेंट वगैरह, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। बट इकोनॉमी में हम उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट पढ़ेंगे, जीडीपी पे क्या होगा, इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ईज ऑफ बिजनेस वगैरह क्या होगा, ये सारी बातें। बात समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? सिमिलरली अगर आप सोसाइटी का कोई कंपोनेंट उठा लो, चाइल्ड लेबर उठा लो, ठीक है, चिल्ड्रन के राइट्स के बारे में अगर बात करोगे तो सोसाइटी में वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, ठीक है, बट पॉलिटी में वो पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो जाएगा। वहां पे हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, क्लॉजेस की बात करेंगे, जबकि हम सोसाइटी में वेलफेयर की बातें करेंगे, इंपावरमेंट की बात करेंगे, जस्टिस की बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये अंतर समझना बहुत जरूरी है इन सारे के सारे सब्जेक्ट में। सिमिलरली जब आप सोसाइटी के आंसर्स लिखोगे तो एग्जामिनर आपसे मैप बनाने का एक्सपेक्टेशन लेके नहीं बैठा है कि आप मैप बना दोगे, बट जब आप ज्योग्राफी के आंसर्स लिखोगे आपको मैप डालना होगा ना, डायग्राम्स डालने होंगे ना। अरे हाँ या ना? बस ये बात आपको समझना है बेटा कि ये तीनों सब्जेक्ट सिमिलर नहीं है, तो इनके रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग होगा, इनके प्रेजेंटेशन का तरीका अलग होगा। और कैसे आएगा? तुम्हें एक दिन में सीख जाओगे क्या? नहीं, एक दिन में नहीं सीखोगे, तुम्हें बार 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 आंसर्स लिखने पड़ेंगे, रोज आंसर्स लिखने पड़ेंगे, राइट? सिमिलरली पॉलिटी देख लो। फॉर पॉलिटी
सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारे अपने आप में स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं। अब जब आप सोशल जस्टिस के आंसर लिखोगे और सोसाइटी के आंसर लिखोगे तो 50% कंटेंट सेम होगा, बट सोशल जस्टिस इज थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल। कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल। एम आई राइट? उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बातें लिखनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डालने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। कमीशंस बहुत सारे बनाए जाते हैं, विमेन वेलफेयर के, चाइल्ड वेलफेयर के, ट्रांसजेंडर्स के लिए, उनके रिकमेंडेशंस आपको डालने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का ना? तो ये सारी बातें आपको समझना पड़ेगा। गवर्नेंस में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैं, उनके फीचर्स डालने पड़ेंगे आपको। ठीक है? सिमिलरली इंटरनेशनल रिलेशन, ये तो एकदम अलग सा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है। इस टेक्निकल से सब्जेक्ट में आपको बहुत से कीवर्ड डालने पड़ते हैं। क्या डालने पड़ेंगे? कीवर्ड, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डायनेमिक्स वगैरह, बहुत से कीवर्ड है जो आपको डालते रहने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? सो रहा है क्या? थोड़ा सा लग तो रहा है। हाथ हटा, हाथ हटाओ। हाँ, बात समझ में आ रही है ना? पक्का ना? तो ये बात आपको समझना होगा कि ये कीवर्ड्स का गेम है। जितने भी सब्जेक्ट आपको ये दिख रहे हैं ना, इन सारे सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे पर्टिकुलर कीवर्ड ढूंढता है। अगर नहीं है तो नंबर नहीं देगा, सिंपल बात है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? हम और तुम कोई स्कॉलर थोड़ी हैं, चलो मैं तो हूं भी, तुम लोग कोई स्कॉलर थोड़े हो। बोलो स्कॉलर हो क्या? नहीं। तो तुम अपना ओपिनियन लिखोगे तो नंबर मिलेगा क्या? नहीं। तुम्हें स्पेशलिस्ट के ओपिनियन लिखने पड़ेंगे। जैसे जब आप पॉलिटी के आंसर्स लिखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के लिए स्पेशलिस्ट है, वो आंसर लिखो। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट्स लिखो, कमीशंस के रिकमेंडेशंस लिखो, एआरसी के फ्रेजेस लिखो। नंबर कैसे नहीं मिलेगा? देगा। ठीक है? अब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को गलत काट सकता हूं क्या? एग्जामिनर मेरे जैसा ही है ना, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की बातों को गलत काट देगा? नहीं। क्या वो सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई और ऐसा कमीशन हो जिसमें प्रेसिडेंट बैठा हो, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट बैठा हो, जिसमें कोई बहुत बड़ा जज वज बैठा हो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, उसके रिकमेंडेशन को वो काटेगा नंबर? क्या नहीं काटेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका नंबर नहीं कटे तो बेटा आपको वो सारी बातें माननी पड़ेंगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है? फिर अगला हमारे पास इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है। ये सारे वर्ड्स भी बेटा कीवर्ड स्पेसिफिक हो जाते हैं, स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। वो पर्टिकुलर फ्रेजेस चाहिए जो आपको लिखना है, वो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन चाहिए जो आपको लिखना है। इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलिज्म अगर आप लिख रहे हो और अगर आपने वो समाधान स्कीम नहीं लिखी है तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। आपने होम मिनिस्ट्री के डेटा नहीं कोड किया है, आपका आंसर इनकम्प्लीट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आपने वो डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखा है, डायग्राम्स, मैप, इंडिया के मैप बना के वर्नेबिलिटी नहीं बताई है, तो आपका पढ़ने का तरीका और आपका सिलेक्शन का लक्षण दोनों खराब है। ठीक है? सिमिलरली ये हमारा साइंस हो गया। इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, राइट? तो जो इकोनॉमिक डायमेंशन है वो आपको करना पड़ेगा। अब ये जो तीन सब्जेक्ट आपके पास दिख रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड साइंस, बेटा इसमें टेक्निकलिटी ये आती है कि इसका एक ऑलरेडी स्टैटिक सिलेबस है। कैसा सिलेबस है? स्टैटिक सिलेबस है, बट ये रोज इवॉल्व होता है, पर डे इवॉल्व होगा, राइट? रोज कुछ ना कुछ, कभी सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह, ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, ये सेक्टर, वो सेक्टर, टैक्स रेट, गवर्नमेंट का ओपिनियन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट का मेथड, कैलकुलेशन का तरीका, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये सब टाइम के साथ चेंज होती हैं, ये कभी भी चेंज हो सकती हैं। तो स्टैटिक के साथ साथ ये सब्जेक्ट कैसा है? इवॉल्विंग इन नेचर, डायनेमिक है। मतलब जब भी आप ये 3-4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड पॉलिटी, ये स्टैटिक के साथ साथ आपको क्या करना है? इनका करंट भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? इनका करंट भी पढ़ना है। ये इस सब्जेक्ट को थोड़ा चैलेंजिंग बता देता है। जनरली होता है क्या है कि लोग वही रटी रटाए आंसर्स लेके आ जाते हैं, बट अगर आप बाकियों से ज्यादा नंबर पाना चाहते हो तो जो रीसेंट एग्जांपल्स हैं आपको कोट करना पड़ेगा, आपके पास उपाय नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आई? पक्का ना? पक्का ना? ठीक है। देन वी हैव एथिक्स। अब एथिक्स मैं आपके साथ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप इंटरव्यू देने जा रहे थे, रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपके पास 2 मिनट टाइम है, हॉस्पिटल जाओगे या इंटरव्यू देने? बोलो। हॉस्पिटल जाएगा, लास्ट अटेम्प्ट है, अब बोल। हाँ, एम्बुलेंस को बुला के इंटरव्यू देने जाऊंगा भाई साहब। ये एथिक्स है।
राइट। ये नहीं कि नहीं 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 मैं तो अपना खून दूंगा उसको, रोड पे सो जाऊंगा उसके साथ, ये सब काम नहीं करना है। राइट। एथिक्स सोसाइटी नहीं है। कई लोग एथिक्स को कंफ्यूज कर जाते हैं सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, फिलॉसफी से। बट बेटा एथिक्स ना सोशियोलॉजी है, ना साइकोलॉजी है, ना हमारा फिलॉसफी है। एथिक्स एथिक्स है। ये डिफरेंस बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक बहुत से टीचर्स को भी नहीं समझ में आता है। जिसकी स्पेशलाइजेशन फिलॉसफी में है वो एथिक्स को फिलॉसफी के जैसा पढ़ाता है, जिसकी सोसाइटी में है उसको सोसाइटी के जैसा पढ़ाता है, और जिसका साइकोलॉजी में है वो उसको साइकोलॉजी के जैसा पढ़ाता है। बट एथिक्स इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस थिंग। डायमेंशन तीनों का है बट एथिक्स इन तीनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको एथिक्स को एथिक्स के जैसा पढ़ना होगा। अगर आपने ये चीज देखा होगा तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके नंबर 85 और 90 के बीच में ही आएंगे हर बार, यही रेंज में वो नंबर रह जाता है उनका 85 टू 95, इतना ही रहता है, इससे ज्यादा उनका नंबर आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? इसके पीछे रीजन ये है कि उनकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग ही लिमिटेड है। हर चीज में वही 4 कीवर्ड लिख के आएंगे, जबकि ऐसे लिखने से आंसर काम नहीं चलेगा। आपको एथिक्स को एथिक्स के जैसा पढ़ना होगा। किसके जैसा पढ़ना होगा? एथिक्स को एथिक्स के जैसा पढ़ना होगा। तो हम पढ़ेंगे एथिक्स को एथिक्स के जैसा। ठीक है, लास्ट बात क्या है हमारा? असम वाला पोर्शन। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हमारा स्टैटिक पोर्शन है एंड दूसरा हमारा कौन सा पोर्शन है? इवॉल्विंग पोर्शन, यानी कि करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है और कौन सा पोर्शन है? स्टैटिक वाला हमारा पोर्शन है। तो ये जो स्टैटिक वाला पोर्शन है, असम की हिस्ट्री है, असम का कल्चर है, लिटरेचर है, लैंग्वेज है, बहुत से जो किंगडम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन एंड ऑल है, वो सारी चीजें अलग है। हाँ सजा ले, पेनी सजा ले, ठीक है, वो सारी चीजें अलग है, ये कभी चेंज नहीं करेंगी। बट असम में अर्बन फ्लडिंग, असम में इन्वेस्टमेंट, असम का इंफ्रास्ट्रक्चर, असम में वाइल्ड लाइफ, असम में क्लाइमेट चेंज, असम की सेक्टोरल इकोनॉमी, ये चेंज करेगी या सेम रहेगी? चेंज करेगी। असम में एग्रीकल्चर सेम रहेगा या चेंज करेगा? चेंज करेगा। पॉलिसीज सेम है या चेंज करेंगी? चेंज करेगी। सोशल पॉलिसीज विमेन को लेके, चिल्ड्रन को लेके, ट्रांसजेंडर्स को लेके सेम है या चेंज करेगी? डिसेबल को लेके चेंज करेगी। राइट, हाँ या ना? हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है ना? तो बस इतनी सी बात आपको समझाना है बेटा कि आपको ये सारे सब्जेक्ट में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। एक सब्जेक्ट नहीं है, देयर आर 15 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हैं? 15 सब्जेक्ट है। ये अगर तुमको एग्जाम निकालना है तो मैं तुमको ये नहीं बोलूंगा कि तुम केवल पॉलिटी और इंटरनल सिक्योरिटी ही पढ़ते रहो, पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। Am I right? You need to read all those 15 subjects, all those का मतलब all those 15 सब्जेक्ट। अगर आपने इसमें 2 सब्जेक्ट भी छोड़ दिया, 3 सब्जेक्ट भी छोड़ दिया, तो आपका सिलेक्शन बेटा नहीं होगा। फिर यू विल पे फॉर 5 years, 6 years, 4 years, 7 years, कुछ भी लग सकता है। तो अपने टाइम को बहुत प्रिसाइजली बांटो, और जब आप क्लासेस कर रहे हो उसी के साथ उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करो। वंस जैसे मान के चलो कि मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया, तो पॉलिटी आपकी क्लास में खत्म हो गई। फिर आपके क्लास में मान के चलो हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी चल रही है। ये 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो अगर टीचर ने पॉलिटी खत्म करा दिया, आई रिपीट, अगर टीचर ने पॉलिटी खत्म करा दिया, तो ये जो हमारा हिस्ट्री के टीचर जब पढ़ाएंगे उस टाइम तुम्हें अपने पॉलिटी को कंसोलिडेट करना होगा। क्या करना होगा बेटा? कंसोलिडेट। एक तो टीचर ने जब पढ़ाया होगा तो आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, बात समझ में आया? बट जैसे ही पॉलिटी खत्म हो गया, हिस्ट्री चालू हो गया, आपको पॉलिटी को 2nd राउंड ऑफ रिवीजन, 3rd राउंड ऑफ रिवीजन, 4th राउंड ऑफ रिवीजन दे देना होगा। सिमिलरली जब हिस्ट्री खत्म होने के बाद इकोनॉमी चल रही है, तो आप क्या कीजिए? इकोनॉमी चल रहा है उसको रिवाइज कीजिए और हिस्ट्री को कंसोलिडेट कीजिए। ठीक है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल तरीका जिससे आप अपने सिलेक्शन की गारंटी करा सकते हैं। बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? ए से कैसे लिखना है ये अपन डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में, बट ये 5 जीएस पेपर के लिए सिंगल स्ट्रैटेजी है जो आपको काम करनी है। यानी कि जो सब्जेक्ट जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स है, स्टैटिक पढ़ने के बाद वैल्यू एडिशन करना है। असम का करंट अफेयर्स आपको असम ट्रिब्यून और हमारे मैगजीन से ही मिलेगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सेम गोज विथ
ethics का पेपर, same goes with economy, environment, science, DMIS के पेपर, same goes with politics, social justice, governance and IR के पेपर, same goes with society, geography and history के पेपर. Are you getting my point what I'm saying? बात समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ या ना? ये बात आपको समझनी जरूरी है बेटा. जैसा सब्जेक्ट है, जैसा नेचर है उस सब्जेक्ट का, आपको ट्रीटमेंट भी बिल्कुल वैसा ही करना है. समझ में आया? पक्का ना? प्रॉमिस ना? ठीक है. एंड प्लीज रिमेंबर, लेट्स बी ऑनेस्ट विथ ईच अदर. ऐसा नहीं है कि आपको हिस्ट्री अच्छी लिखने आती है तो मे बी आपको पॉलिटी गंदा लिखने आ सकता है. इट्स कंप्लीटली ओके. मे बी देयर इज चांस कि आपसे पॉलिटी के आंसर्स नहीं लिखे जा रहे हो, आप इकोनॉमी अच्छा लिख रहे हो, आप एथिक्स अच्छा लिख रहे हो, आपसे सोसाइटी का गवर्नेंस का आंसर नहीं लिखा जा रहा है, बट इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा. तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू एनालाइज कि तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता है. तुम बैठो, तुम टेस्ट दो, तुम रिवाइज करो, तुम फिर टीचर के साथ बैठो, हमारे साथ बैठो, मेरे साथ बैठो, 100 क्वेश्चन लिखो, वो सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है. जब आप मेंस दोगे, आई विश कि आप सारे लोग मेंस दो, जब आप लोग मेंस दोगे तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं, कट कॉपी पेस्ट. ठीक है. क्लासरूम के डिस्कशन डायरेक्ट आए हैं, कट कॉपी पेस्ट, राइट. बट यू नीड टू डू 3 things: ट्रस्ट द प्रोसेस, रिवाइज, एनालाइज, एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज कम बैक टू अस. बात समझ में आया ना? पक्का ना? इतना काम करोगे ना, ये काम आप 365 दिन करके देखो या मेंस तक का जो भी ड्यूरेशन है करके देखो, यू विल डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड. क्योंकि एग्जाम कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है. एकदम सिंपल है. देयर इज अ सिलेबस, रिवाइज द सिलेबस, राइट अ लॉट ऑफ आंसर्स, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ एमसीक्यू. इंटरव्यू में पर्सनालिटी अपन वैसे ही झूठ बोलना सिखा देंगे थोड़ा बहुत. ठीक है. पर्सनालिटी इज समथिंग दैट कैन बी ग्रूम्ड ना. तुम्हें बैठना, बोलना, धीरे बोलना, तेज बोलना, किस बात को कैसे प्रेजेंट करनी है, ये सब सिखाया जा सकता है. बेसिक ट्रेड छोड़ के बाकी सब चीज सिखाई जा सकती है. ठीक है. तो वो अपन कर लेंगे. बट मेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस केवल और केवल मेहनत से निकलेगा. मेंस केवल और केवल रगड़ने से निकलेगा. प्रीलिम्स पास होकर बहुत खुश नहीं हो जाना, ये मैंने कर लिया, कुछ नहीं किया. इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेज दैट शोज कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो. ठीक है. बात समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज बी ऑनेस्ट अपने आप से. ठीक है. प्रोसेस को ट्रस्ट करो, बहुत मेहनत करो, लापरवाही मत करो. ठीक है. लापरवाही करोगे दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें भी, हमें भी, सोसाइटी को. राइट. तो लेट्स सपोर्ट ईच अदर. अच्छे से मेहनत कीजिए. किसी भी सब्जेक्ट में रत्ती भर भी अगर आपको डाउट होता है, थोड़ा सा भी, सिट विद अस, वी विल डिस्कस एवरीथिंग. मे बी वी विल फाइंड कि थोड़ा सा टाइम नहीं दे रहा है टीचर, दोबारा आप उसके पास आ जाओ. फिर नहीं दे रहा, सैटरडे संडे आ जाओ, खाली रहता है उस दिन. बात समझ में आ रहा है ना? आपको अप्रोचेबल होना है, आपको पहुंचना है टीचर्स के बाद. वो बताएंगे, पक्का बताएंगे. उनके लाइफ में आपके सिलेक्शन के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं होता है. बाकी सारी चीजें कैसी हैं? सेकेंडरी हैं. अगर किसी का कोई डाउट है तो ले लो, वरना हम लोग इस सेशन को रैप अप करेंगे. बात समझ में आया? क्या क्या डाउट बोलो. डाउट डाउट डाउट. न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है, प्लीज रिमेंबर दिस. ठीक है. करंट अपडेट हो जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने से. आपको एडिटोरियल रोज पढ़ना है, उससे फ्लो ऑफ द आंसर बेहतर हो जाता है, आपकी प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाती है, आपको समझ में आती है कि चीजों को लिखना कैसे है, लिखना कहाँ है, लिखना कब है. ठीक है. एंड आखिरी बात, अपने आप से ऑनेस्ट रहना. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. कई बार आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ोगे तो भी लगता है मुझे आता तो है ना. नहीं आता है बेटा. राइट. तो खुद से ऑनेस्ट रहना. टेस्ट वेस्ट जब भी हो टाइम पे देना. टेस्ट में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना. अब ये नहीं कि टेस्ट देने आए गूगल से लिख के आ गए, एग्जामिनर टीचर इंप्रेस हो गया, टीचर को इंप्रेस करके कुछ मिलेगा क्या? नहीं. आपको आंसर्स सही लिखने हैं. राइट. कोई डाउट, कोई दिक्कत है? ठीक है. चलो. एंड हम हर 15 दिन पे वी विल मीट एंड डिस्कस कि आपका प्रिपरेशन कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है. ठीक है. थैंक यू.